एक बहुत ही शांत और खुशहाल गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में पति, पत्नी और उनकी 2 प्यारी बेटियां थीं। जब बड़ी बेटी का जन्म हुआ तो पूरे घर में खुशियां मनाई गईं और फिर कुछ सालों बाद जब दूसरी बेटी ने जन्म लिया तब भी माँ बाप के चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। समाज में अक्सर लोग कहते थे कि वंश आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा तो होना ही चाहिए, या बुढ़ापे का सहारा तो बेटा ही बनता है। लेकिन इन माता पिता के कानों पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया था कि वे अपनी बेटियों को किसी भी बेटे से कम नहीं समझेंगे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को वो हर सुविधा, वो हर संस्कार और वो हर साहस दिया जो आमतौर पर लोग केवल अपने बेटों को देते हैं। घर में कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया गया कि उनके बेटा नहीं है। पिता अपनी बेटियों को अपने साथ खेतों पर ले जाते, उन्हें दुनियादारी सिखाते और उनकी छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते। माँ ने भी अपनी बेटियों को कोमल बनाने के साथ साथ भीतर से फौलाद जैसा मजबूत बनाया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि रसोई संभालना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपने हक के लिए लड़ना और बाहर की दुनिया में अपनी पहचान बनाना। घर का माहौल ऐसा था कि दोनों बेटियां निडर होकर जीती थीं। उन्हें कभी लड़कों की तरह कपड़े पहनने या लड़कों की तरह खेलने से रोका नहीं गया। पिता गर्व से कहते थे, ये मेरी बेटियां नहीं, मेरे शेर बेटे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया वे दोनों बेटियां अपने माता पिता के इसी विश्वास के साए में बड़ी होने लगीं। गांव के लोग ताने तो देते थे, लेकिन इस परिवार की एकजुटता देखकर धीरे धीरे उनके मुंह भी बंद होने लगे। माता पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी उनकी पढ़ाई लिखाई में लगा दी ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और समाज को ये दिखा सकें कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि गर्व का कारण होती हैं। पूरा गांव उनकी परवरिश की मिसाल देने लगा था। समय अपनी गति से चलता रहा और दोनों बेटियां अब किशोर अवस्था में कदम रख चुकी थीं। बड़ी बेटी, जो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत मेधावी थी, अपनी 10वीं की कक्षा तक पहुंचते पहुंचते पूरे स्कूल में एक मिसाल बन गई थी। उसके अंक हमेशा सबसे ऊंचे रहते, शिक्षकों की वह चहेती थी और माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा रहता था। पिता अक्सर गांव के चौराहे पर बैठकर गर्व से कहते कि उनकी बेटी एक दिन बड़ी अफसर बनेगी और उनका नाम रोशन करेगी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उसने पूरे जिले में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे माता पिता की उम्मीदों को जैसे पंख लग गए। लेकिन जैसे ही उसने 11वीं कक्षा में कदम रखा और स्कूल का दायरा बढ़ा, धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। नए माहौल और नए दोस्तों के बीच उसे कुछ ऐसे लोगों का साथ मिला जिनकी प्राथमिकताएं पढ़ाई नहीं बल्कि फिजूल खर्ची और आवारागर्दी थी। शुरुआत में जो बदलाव छोटे छोटे लग रहे थे, वे धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व पर हावी होने लगे। वो बेटी जो कभी सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर अपनी किताबों में खो जाती थी, अब घंटों आईने के सामने बिताने लगी और उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। गलत संगत का असर इतना गहरा था कि उसने स्कूल बंक करना शुरू कर दिया। उन दोस्तों के साथ मिलकर वो अपनी पढ़ाई के समय को बाजारों में घूमने और मोबाइल फोन पर घंटों बिना किसी मकसद के बर्बाद करने में बिताने लगी। जो माता पिता उसकी हर बात पर यकीन करते थे, वो उनसे झूठ बोलने लगी। कभी सहेली के घर पढ़ने का बहाना बनाती तो कभी अतिरिक्त क्लास का नाम लेकर घंटों घर से बाहर रहती। उसकी बातों में अब वो पहले वाली मासूमियत और सच्चाई नहीं रही थी, बल्कि एक तरह की झुंझलाहट और जिद ने जगह ले ली थी। किताबें, जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं, अब उन पर धूल जमने लगी थी। जब भी माता पिता पढ़ाई के बारे में पूछते, वो चिढ़कर जवाब देती या बात टाल जाती। उसे लगने लगा था कि उसके दोस्त ही उसकी असली दुनिया हैं और माता पिता की बातें उसे पुरानी और बोझिल लगने लगीं। गलत आदतों और गलत सलाहों ने उसके दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि जिंदगी सिर्फ मौज मस्ती के लिए है। इस बदलाव ने न केवल उसके करियर को खतरे में डाल दिया था, बल्कि उस भरोसे की नींव भी हिला दी थी जिसे उसके माता पिता ने बड़े प्यार और मेहनत से सींचा था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस रास्ते पर वो चल पड़ी है, वो उसे कामयाबी की ओर नहीं बल्कि एक अंधेरी खाई की ओर ले जा रहा है। बड़ी बेटी, जो अपनी राह भटक चुकी थी, उसे देख देख कर माता पिता का मन अक्सर भारी रहता था, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें अब छोटी बेटी पर टिकी थीं। छोटी बेटी बचपन से ही बहुत शांत और संस्कारी थी। वो अपनी बड़ी बहन की हालत और माता पिता के गिरते हुए स्वास्थ्य और उनकी चिंता को देख रही थी। वो अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रही थी और घर के कामों में भी हाथ बटाती थी। माता पिता को लगता था कि शायद एक चिराग बुझ रहा है तो दूसरा उनके जीवन में रोशनी भर देगा। वे अक्सर उसे कहते, बेटा, अब हमारा मान सम्मान तेरे ही हाथों में है। लेकिन वक्त की मार और नियति का खेल कुछ और ही था। बड़ी बेटी की गलत संगत और घर में बढ़ते तनाव के बीच छोटी बेटी के मन में एक अजीब सा अकेलापन घर करने लगा। उसे लगने लगा कि घर के इस घुटन भरे माहौल से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। इसी बीच उसकी मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जो उसे चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने लगा।
उसने छोटी बेटी को बड़े बड़े सपने दिखाए और उसे ये यकीन दिला दिया कि उसके माता पिता उसे नहीं समझते और उसका असली हमदर्द वही है। वो लड़की जो कभी घर की दहलीज लांघने से पहले 100 बार सोचती थी, उस युवक के बहकावे में आकर एक बहुत ही गलत रास्ते पर चल पड़ी। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में सोया था, उसने वो कदम उठाया जिसकी उसके माता पिता ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वो अपने माता पिता के उस भरोसे को, जिसे उन्होंने बेटों से ज्यादा बेटियों पर किया था, एक पल में तोड़कर उस युवक के साथ घर छोड़कर भाग गई। उसने ये नहीं सोचा कि उसके इस एक कदम का उसके बूढ़े माता पिता पर क्या असर होगा। उसने उस समाज की परवाह नहीं की जिसने पहले ही उसके माता पिता को ताने दे देकर तोड़ दिया था। वो अपने पीछे सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ गई जिसमें उसने अपनी मर्जी से जाने की बात लिखी थी। सुबह जब माता पिता की आंख खुली और उन्होंने उसका कमरा खाली पाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बेटी जिसे वे अपना गुरूर समझते थे, जिसके लिए उन्होंने दुनिया से लड़ाई मोल ली थी, आज वही उन्हें समाज के सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर गई थी। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। जो लोग पहले कहते थे कि बेटियां घर की इज्जत होती हैं, वे अब माता पिता को ताने देने लगे कि इसीलिए कहते थे कि बेटियों को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। छोटी बेटी के इस एक गलत कदम ने उस हंसते खेलते घर की रही सही खुशियां भी छीन लीं और उन माँ बाप को जीते जी मार डाला जिन्होंने उन्हें बेटों की तरह पाला था। गांव की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन उस घर के भीतर चीखें और सिसकियां गूंज रही थीं। माता पिता का बुरा हाल था, उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और समाज के ताने उनके कानों में शीशे की तरह उतर रहे थे। पिता, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और स्वाभिमान के साथ जी थी, आज अपनी ही बेटी की वजह से अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठे थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी छोटी बेटी न केवल घर छोड़कर भागी है, बल्कि वो किसी दूसरी और छोटी जाति के लड़के के साथ गई है, तो जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जाति पाति के उस कट्टर समाज में ये बात आग की तरह फैल गई और लोग उनके दरवाजे पर आकर थू थू करने लगे। पिता का दिल कचोट रहा था। उन्हें अब भी यकीन नहीं था कि उनकी लाडली ऐसा कर सकती है। वे बदहवास हालत में उसे ढूंढने निकल पड़े। अपनी फटी हुई चप्पलें और मैली कमीज की परवाह किए बिना वे शहर के उस कोने तक जा पहुंचे जहां उन्हें खबर मिली थी कि उनकी बेटी उस लड़के के साथ है। उनकी हालत ऐसी थी कि कोई भी पत्थर दिल इंसान पिघल जाए। जैसे ही उनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी, पिता की ममता जाग उठी। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी बेटी बहक गई है, शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा। वे दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसके सामने अपनी वो पगड़ी उतार कर रख दी जो एक किसान और एक पिता की सबसे बड़ी इज्जत होती है। वो पगड़ी जिसे उन्होंने कभी किसी के सामने नहीं झुकने दिया था, आज अपनी ही बेटी के पैरों में पड़ी थी। पिता की सफेद दाढ़ी आंसुओं से भीग रही थी और वे गिड़गिड़ाते हुए बोले, बेटा घर चल, देख तेरी माँ की जान निकल रही है। हम सब भूल जाएंगे, बस तू एक बार लौट चल। मेरी इस पगड़ी की लाज रख ले, समाज में मेरा मुंह दिखाने लायक छोड़ दे। वहां खड़े लोग और वो लड़का सब देख रहे थे, लेकिन उस बेटी के चेहरे पर न तो कोई शिकन थी और न ही आंखों में कोई पछतावा। उसके दिमाग पर उस लड़के के प्यार और गलत संगत का ऐसा पर्दा पड़ा था कि उसे अपने पिता की बेबसी एक नाटक लगने लगी। उसने अपने पिता की ओर नफरत भरी नजरों से देखा और एक ऐसा वार किया जो किसी खंजर से भी तेज था। उसने अपने पिता को पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया। उसने कड़कती आवाज में कहा, कौन है आप और मेरे पैरों में ये कपड़ा क्यों डाल रहे हैं? मैं आपको नहीं जानती। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ और अपनी मर्जी से रहूंगी। आप यहाँ से चले जाइए वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। पिता के लिए ये केवल एक इनकार नहीं था, यह उनकी आत्मा की हत्या थी। वो बेटी जिसे उन्होंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिसे उन्होंने दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाया था, आज वही उन्हें एक अजनबी की तरह दुत्कार रही थी। पिता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनकी वो पगड़ी जो कभी उनके सम्मान का प्रतीक थी, आज धूल में सनी हुई उनकी बेटी के पैरों के पास बेजान पड़ी थी। उनके कानों में अपनी बेटी के वो शब्द बार बार गूंज रहे थे, मैं आपको नहीं जानती। पिता के लिए वो पल किसी जीते जी मर जाने से कम नहीं था। जिस बेटी को उन्होंने अपनी आंखों का तारा समझा, उसी ने आज उन्हें भरी महफिल में बेगाना कर दिया था। धूल में सनी अपनी पगड़ी को कांपते हाथों से उठाते हुए पिता वहां से ऐसे निकले जैसे किसी ने उनके शरीर से रूह खींच ली हो। उनके कान सुन्न पड़ चुके थे, आंखों के आगे धुंधलापन छा गया था और पैरों में अब इतनी भी जान नहीं बची थी कि वे सीधे खड़े हो सकें। जैसे जैसे वे अपने गांव की सीमा में दाखिल हुए, हर पेड़, हर गली और हर मोड़ उन्हें अपनी बेटियों के बचपन की याद दिलाने लगा। लेकिन अब उन यादों में मिठास नहीं, सिर्फ कड़वाहट बची थी। जैसे ही उन्होंने अपने घर की दहलीज पर कदम रखा, उनकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। घर का वो आंगन जो कभी बेटियों की खिलखिलाहट से गूंजता था, अब शमशान जैसा शांत और खौफनाक लग रहा था। घर के अंदर कदम रखते ही पिता की नज़र दीवार पर टंगी उन तस्वीरों पर पड़ी जिनमें वे अपनी दोनों बेटियों को गोद में लिए गर्व से मुस्कुरा रहे थे।
वह मंजर याद आते ही उनके भीतर का बांध टूट गया। वे पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगे। उनकी वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। वे बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़े और अपने ही हाथों से अपना सिर पीटने लगे। सब खत्म हो गया, सब लूट गया, वे बार बार यही चिल्ला रहे थे। उनकी पत्नी, जो पहले से ही रो रो कर बेहाल थी, दौड़कर उनके पास आई, लेकिन पिता के पास अब सांत्वना देने के लिए शब्द नहीं थे। वे घर की दीवारों को टक्कर मारने लगे और घर के सामान को इधर उधर फेंकने लगे। उनकी आंखों में खून उतर आया था और वे बार बार अपनी पगड़ी को देख रहे थे, जो अब मैली और फटी हुई लग रही थी। जिस इज्जत को मैंने सारी उम्र कलेजे से लगाकर रखा, उसे मेरी ही औलाद ने सरेआम नीलाम कर दिया। उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया। अपनी ही रगों के खून ने मुझे अजनबी कह दिया। पिता की ये चीख पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही थी। वे कभी हंसने लगते तो कभी फूट फूट कर रोने लगते। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे वे अपना सुध बुध खो चुके हों। बड़ी बेटी, जो अपनी गलत संगत की वजह से पहले ही घर में तनाव का कारण बनी हुई थी, पिता की ये हालत देखकर कोने में दुबक कर रो रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उनकी एक गलती ने उनके हंसते खेलते घर को नर्क बना दिया है। पिता बार बार जमीन पर हाथ मारते और कहते, क्यों पाला मैंने उन्हें बेटों की तरह? क्यों दिया उन्हें इतना सिर पर चढ़ाया? आज उसी आज़ादी ने मेरा गला घोंट दिया। पूरे घर में कोहराम मचा था। पड़ोस के लोग दरवाजे पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर आकर उस टूटते हुए पिता को ढांढस बंधा सके। उस रात उस घर में चूल्हा नहीं जला, सिर्फ नफरत, अफसोस और बेबसी की आग जलती रही। पिता की वो चीख पुकार धीरे धीरे सिसकियों में बदलने लगी, लेकिन उनके दिल में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। घर के उस मातम भरे माहौल में जहां पिता अपनी साख और सम्मान के लुटने पर दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, वहीं एक कोने में बैठी माँ की स्थिति कुछ और ही थी। पिता का गुस्सा और चीखें एक तरफ थी, लेकिन माँ का मन इस कड़वी हकीकत को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही छोटी सी बच्ची घूम रही थी, जिसे उसने अपनी कोख में 9 महीने पालने के बाद दुनिया के हर दुख से बचाकर रखा था। माँ का दिल बार बार यही गवाही दे रहा था कि उसकी बेटी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। वो बार बार बदहवास होकर अपने पति के पास दौड़ती और उनके हाथ पकड़कर कहने लगती, नहीं, आप गलत देख कर आए हो। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। वो तो परछाई से भी डरती थी। वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? वो हमें छोड़कर किसी अनजान के साथ, और वो भी इस तरह? नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। माँ को लग रहा था कि शायद उसके पति को कोई गलतफहमी हुई है, या फिर उस लड़के ने उसकी बेटी पर कोई जादू टोना कर दिया है। वो अपनी बड़ी बेटी के पास जाकर उसे झिंझोड़ने लगी, तू बता, तू तो उसकी सहेली जैसी थी, क्या उसने कभी तुझसे कुछ कहा? देख, तेरे पिता कह रहे हैं कि उसने उन्हें पहचानने से मना कर दिया, पर क्या एक माँ को भी कोई भूल सकता है? मैंने उसे अपना दूध पिलाया है, मैंने उसे संस्कार दिए हैं, वो मेरा लहू है, वो पत्थर कैसे हो सकती है? माँ का विश्वास इतना अटूट था कि वह पागलों की तरह बेटी के कमरे में गई और उसकी किताबों, उसके कपड़ों को सीने से लगाकर रोने लगी। वो उन फटे हुए पन्नों में अपनी बेटी की खुशबू ढूंढ रही थी। उसे लग रहा था कि अभी किवाड़ खड़केंगे और उसकी लाडली दौड़कर आएगी और उसके गले लगकर कहेगी, माँ, ये सब झूठ है। जब पिता ने चिल्लाकर कहा कि वो मर गई हमारे लिए, उसने भरी सभा में मुझे ठुकरा दिया, तब माँ ने अपने कान बंद कर लिए। वो चिल्लाई, चुप हो जाओ, मत कहो ऐसा। मेरी बेटी को किसी ने डराया होगा, उसे धमकाया होगा, वो लड़का उसे जबरदस्ती ले गया होगा। मेरी बच्ची तो गाय जैसी सीधी है, वो अपने बाप की पगड़ी पर पैर कैसे रख सकती है? उस माँ की ममता उसे सच देखने से रोक रही थी। उसे समाज के तानों की फिक्र नहीं थी, उसे अपनी इज्जत के नीलाम होने का डर नहीं था, उसे बस अपनी उस ममता के हार जाने का डर सता रहा था जिसे उसने बरसों से सींचा था। वो बार बार भगवान की मूरत के आगे सिर पटकने लगी और कहने लगी, हे ईश्वर, मेरी बेटी को वापस ले आ, एक बार बस उसे मेरे सामने खड़ा कर दे, मैं उससे खुद पूछूंगी। दुनिया झूठ बोल सकती है, उसके पिता को भ्रम हो सकता है, पर एक माँ का कलेजा कभी झूठ नहीं बोल सकता। माँ की ये जिद, ये इनकार और उसकी आंखों में छटपटाहट देखकर घर का माहौल और भी बोझिल हो गया। वो उस सच से कोसों दूर भागना चाहती थी जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उसके लिए उसकी बेटी अभी भी वही मासूम बच्ची थी जो जरा सी चोट लगने पर मामा कहकर लिपट जाती थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस हाथ को उसने पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी हाथ ने उसके सुहाग की पगड़ी को ठुकरा दिया है। गांव की चौपाल हो या पनघट, हर जगह बस एक ही चर्चा थी। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, लोगों की बातें और भी तीखी और जहरीली होती जा रही थीं। गांव के बुजुर्ग अपनी लाठियां टेकते हुए सिर हिला रहे थे और जवान लड़के लड़कियां आपस में कानाफूसी कर रहे थे। पूरे गांव में थू थू मची थी।
लोगों के तानों का तीर सीधे उस टूटे हुए घर के कलेजे को चीर रहा था। हर जुबान पर बस एक ही बात थी, अरे भागना ही था तो कम से कम अपनी बिरादरी का तो ख्याल किया होता, अपने खानदान की नाक तो न कटवाती। एक उम्रदराज औरत घड़े से पानी भरते हुए दूसरी से बोली, देख लो भाई, ज्यादा छूट देने का नतीजा। हमने तो पहले ही कहा था कि बेटियों को इतना सिर पर मत चढ़ाओ। अब भोगो। कम से कम अपनी जात बिरादरी का कोई लड़का ढूंढ लेती तो शायद मुंह दिखाने लायक तो रहते, पर इसने तो हद ही कर दी। उस नीची जात के लड़के के साथ जाकर पूरे खानदान के नाम पर कालिख पोत दी। गांव के रसूखदार लोग तो और भी सख्त थे। उनका कहना था, इतनी हिम्मत हमारे गांव की लड़की और उस छोटी जात के लड़के के साथ, अगर भागना ही था तो अपने बराबर का या अपने से ऊंचा कोई देखती। ये तो सीधे सीधे धर्म और मर्यादा का अपमान है। अब उस बाप की पगड़ी की क्या कीमत रह गई? वो तो मिट्टी में मिल गई। लोग आपस में कह रहे थे कि उस लड़के की इतनी मजाल कैसे हुई कि उसने ऊंची जात की लड़की पर हाथ डाला, और उस लड़की की बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गए थे जो उसे और कोई नहीं मिला। रास्ते से गुजरते हुए लोग उस घर की तरफ इशारा करके थूकते और कहते, ये देखो, ये हैं वो शेर बेटियां जिनके गुणगान गाते पिता नहीं थकते थे। आज उन्हीं शेरनियों ने गीदड़ों के साथ जाकर बाप को जिंदा लाश बना दिया। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा था, कम से कम इज्जत तो बनी रहती। माँ के कानों में जब ये बातें पहुंचती तो उसका कलेजा फटने को आता। उसे अपनी बेटी की जुदाई का दुख तो था ही, पर समाज का यह जाति वाला दंश उसे और भी ज्यादा चुभ रहा था। उसे रह रहकर ख्याल आता कि जिस समाज में वे उठते बैठते थे, जहां उनकी इज्जत थी, वहां अब उन्हें नीची नजरों से देखा जा रहा है। पिता तो पहले ही टूट चुके थे, पर इन तानों ने उनके घावों पर नमक छिड़कने का काम किया। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी पूरी हस्ती, उनकी विरासत और उनके पुरखों के मान सम्मान को उस छोटी जाति की चौखट पर ले जाकर नीलाम कर दिया है। गांव वालों की बातें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। हर कोई अपनी तरफ से नमक मिर्च लगाकर किस्से सुना रहा था। कोई कह रहा था कि ये सब पहले से तय था, तो कोई माँ बाप की परवरिश पर ही सवाल उठा रहा था। उस घर के लिए अब गांव की हवा भी भारी हो गई थी, जहां हर सांस के साथ उन्हें अपनी बेइज्जती का एहसास कराया जा रहा था। गांव का मंजर अब पूरी तरह बदल चुका था। एक ही मिट्टी, एक ही हवा, लेकिन दो घरों की तकदीर में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। जहां लड़की के घर में मातम छाया था, वहीं उस लड़के के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। लड़के के माँ बाप, जो समाज की नज़रों में नीची जाति के कहे जाते थे, अब पूरे गांव में सीना तानकर घूमने लगे थे। उनके लिए ये केवल एक प्रेम विवाह नहीं था, बल्कि ऊंची जाति के उस अहंकार पर एक जीत जैसी थी जो उन्हें हमेशा हेय दृष्टि से देखता था। लड़के के पिता अब रोज की तरह ही गांव की गलियों से गुजरते, लेकिन उनकी चाल में अब एक अजीब सी ठसक आ गई थी। वे जानबूझकर लड़की के घर के सामने से निकलते और ऊंची आवाज में बातें करते, जैसे वे उस परिवार को ये जताना चाहते हों कि देख लो, तुम्हारी लाडली अब हमारी चौखट की शोभा है। उनके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, बल्कि एक विजयी मुस्कान थी। वे खुलेआम लोगों से कहते, हमारी क्या गलती, लड़की खुद चलकर आई है, हमने तो उसे नहीं बुलाया था। अब जब वो हमारे घर की बहू बन गई है तो हम उसे राजरानी बनाकर रखेंगे। दूसरी तरफ लड़की के माता पिता के लिए अपने ही घर की दीवारें अब जेल की सलाखों जैसी बन गई थीं। जिस घर के दरवाजे हमेशा मेहमानों के लिए खुले रहते थे, आज वहां भारी भरकम ताले लटक रहे थे। पिता, जो कभी सुबह की पहली किरण के साथ खेतों की ओर निकल जाते थे, अब सूरज ढलने के बाद भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। उन्हें लगता था कि जैसे ही वे बाहर कदम रखेंगे, गांव वालों की नजरें उन्हें सरेआम नंगा कर देंगी। उन्हें हर आहट में समाज के ताने सुनाई देते और हर चेहरे में अपनी बेटी की गद्दारी नजर आती। माँ की हालत तो और भी दयनीय थी। वो दिन भर घर के अंधेरे कोनों में बैठी रहती। उसने खिड़कियां तक बंद कर दी थीं ताकि बाहर की रोशनी और लोगों की आवाजें अंदर ना आ सकें। उसे लगता था कि घर के बाहर की हवा जहरीली हो चुकी है। जब कभी राशन या पानी के लिए बहुत मजबूरी होती तो वो अपने चेहरे को चादर से इतना ढक लेती कि उसकी आंखें भी न दिखें। फिर भी उसे महसूस होता कि रास्ते में खड़े लोग उसे ही देख रहे हैं और आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। पिता अपनी पगड़ी को एक कोने में फेंककर घंटों जमीन पर बैठे रहते। वे अपनी ही परछाई से शर्मिंदा थे। उन्होंने खेती बाड़ी छोड़ दी, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और खुद को एक जिंदा लाश की तरह घर में कैद कर लिया। उनके लिए दुनिया अब उस चौखट पर खत्म हो गई थी। वे अक्सर रोते हुए कहते, बाहर कैसे जाऊं? लोग पूछेंगे कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, तो क्या कहूंगा कि वो अपनी जात बिरादरी बेचकर उस घर में बैठी है जहां हम पानी पीना भी पाप समझते थे। घर के अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की सुइयों की आवाज भी हथौड़े की तरह लगती थी। माँ और पिता एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी कतराते थे, जैसे वे एक दूसरे की आंखों में अपनी हार देख रहे हों।
जहां लड़के के माँ बाप गांव की चौपाल पर बैठकर हंसते ठिठोली करते, वहीं इस बदनसीब माँ बाप का दम घुट रहा था। वे बस यही दुआ करते थे कि या तो ये जमीन फट जाए और वे उसमें समा जाएं, या फिर मौत उन्हें इस जिल्लत भरी जिंदगी से आज़ाद कर दे। घर की चहारदीवारी के भीतर घुट रहे माता पिता के सामने अब एक और पहाड़ जैसी चुनौती आकर खड़ी हो गई थी, बड़ी बेटी का भविष्य। वो बेटी जो कभी पढ़ाई में अव्वल थी और जिसके लिए कभी रिश्तों की लाइन लगी रहती थी, आज अपनी छोटी बहन के गुनाह की सजा भुगतने पर मजबूर थी। पिता ने भारी मन से सोचा कि शायद बड़ी बेटी के हाथ पीले कर देने से घर की खोई हुई रौनक थोड़ी वापस आ जाए और समाज की थू थू कम हो। उन्होंने कांपते हाथों से पुराने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को संदेश भिजवाए। जो रिश्तेदार कभी उनके घर का पानी पिए बिना नहीं जाते थे, आज उन्होंने जैसे पहचानना ही छोड़ दिया था। जब पिता ने अपनी बड़ी बेटी के रिश्ते की बात छेड़ी तो जवाब में सांत्वना नहीं बल्कि जहरीले तीर मिले। एक करीबी रिश्तेदार ने मुंह पर ही कह दिया, भाई साहब बुरा मत मानिएगा, पर जिस घर की एक बेटी अपनी दहलीज लांघकर नीची जात के लड़के के साथ भाग सकती है, उस घर की दूसरी बेटी की गारंटी कौन लेगा? खून तो एक ही है ना? कल को ये भी कुछ ऐसा कर बैठी तो हमारी नाक कट जाएगी। बात सिर्फ यही नहीं रुकी। समाज में ये अफवाह फैला दी गई कि परवरिश में ही खोट है, तभी तो छोटी वाली ने ऐसा किया। कोई कहने लगा कि बड़ी बेटी की गलत संगत की वजह से ही छोटी ने ये कदम उठाया होगा। अब कोई भी सभ्य परिवार उस घर में अपना बेटा भेजने को तैयार नहीं था। जो भी रिश्ता आता वो या तो उम्रदराज होता या फिर किसी न किसी मजबूरी वाला, क्योंकि लोग मान चुके थे कि इस घर की लड़कियां संस्कारी नहीं हैं। रिश्तेदारों ने साफ कह दिया, हम अपने खानदान की मर्यादा दांव पर नहीं लगा सकते। आपकी बेटी भले ही हीरा हो, पर दाग तो पूरे परिवार पर लग चुका है। अब तो इसकी शादी किसी ऐसे वैसे से ही करनी पड़ेगी। अच्छे घर अब आपके लिए बंद हो चुके हैं। बड़ी बेटी जो कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, उसकी आत्मा छन्नी हो गई। उसे अपनी उन पुरानी गलतियों और छोटी बहन की उसे एक जिद पर इतना गुस्सा और पछतावा हो रहा था कि उसका जी चाहता था कि वो कहीं छिप जाए। उसने देखा कि उसके पिता, जिन्होंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, आज फोन पर लोगों के आगे गिड़गिड़ा रहे थे और लोग उन्हें दुत्कार रहे थे। माँ रसोई में बैठी सिसक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, उसे दुनिया किस बात की सजा दे रही है। समाज की नज़रों में अब वो घर अपवित्र हो चुका था। रिश्तेदारों के इस बर्ताव ने पिता के बचे खुचे आत्मसम्मान को भी कुचल दिया। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि छोटी बेटी सिर्फ खुद नहीं भागी थी, बल्कि अपनी बड़ी बहन के पैरों में भी बेड़ियां डाल गई थी। घर में अब सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। पिता ने बिस्तर पकड़ लिया और दीवार की तरफ मुंह करके लेट गए। बड़ी बेटी की आंखों के आंसू सूख चुके थे। उसने अपनी किताबों की ओर देखा और फिर अपनी किस्मत की ओर। उसे समझ आ गया था कि इस समाज में एक की गलती का खामियाजा पूरे परिवार को ताउम्र भुगतना पड़ता है। रिश्तेदारों की दुत्कार और समाज के तानों के बीच पिता ने यह तय कर लिया कि चाहे जैसा भी हो, वे बड़ी बेटी के हाथ पीले करके ही दम लेंगे। उन्हें डर था कि अगर उनकी दूसरी बेटी की शादी नहीं हुई तो समाज उन्हें और भी गंदे नामों से पुकारेगा। महीनों की भागदौड़ और 100 जगह अपमान सहने के बाद आखिरकार एक रिश्ता तय हुआ। लेकिन ये वो रिश्ता नहीं था जिसका सपना उन्होंने अपनी लाडली के लिए कभी देखा था। लड़का एक बहुत ही साधारण परिवार से था और उम्र में भी बेटी से काफी बड़ा था। लड़के वालों ने शादी के लिए हामी भरते समय भी कई बातें सुनाई। उन्होंने साफ कह दिया, हम आपकी बेटी को अपना तो रहे हैं, लेकिन ये उपकार समझिए। आपके घर की जो साख है उसे देखते हुए कोई दूसरा ये हिम्मत नहीं करता। पिता ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उनके पास बहस करने की ताकत नहीं बची थी। शादी का दिन आया, लेकिन उस घर में कोई रौनक नहीं थी। न ढोल नगाड़े बजे, न ही पड़ोस की औरतें मंगल गीत गाने आईं। घर के आंगन में सन्नाटा पसरा था। बड़ी बेटी जो कभी अपनी शादी के लिए हजारों ख्वाब सजाती थी, आज एक बेजान मूरत की तरह लाल जोड़े में बैठी थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक गहरा खालीपन था। वो जानती थी कि ये शादी उसके लिए खुशियों का पैगाम नहीं, बल्कि एक समझौते की शुरुआत है। माँ ने कांपते हाथों से बेटी को विदा करने की तैयारी की। विदाई के समय जब बड़ी बेटी ने अपने पिता के गले लगकर रोना चाहा, तो पिता के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। वे पत्थर के बुत बने खड़े रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा उस घर की लाज रखना। जो तुम्हारी बहन ने किया वैसा कुछ मत करना, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। पिता की ये बात सुनकर बड़ी बेटी का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि आज उसकी विदाई पर पिता को उसकी जुदाई का गम कम और उसकी मर्यादा टूटने का डर ज्यादा है। जैसे तैसे विदाई हुई। छोटी सी बारात चुपचाप निकल गई। गांव के लोग अब भी दरवाजों पर खड़े होकर कानाफूसी कर रहे थे। चलो, एक बला तो टली, पर देखें वहां टिकती है या नहीं। जब बेटी विदा होकर ससुराल चली गई तो वो घर अब और भी वीरान हो गया।
माँ और पिता अब अकेले रह गए थे। बड़ी बेटी ने ससुराल पहुंचते ही अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और दिन रात घर के काम में खुद को झोंक दिया ताकि उसे अपनी बहन और अपने घर की याद न आए। लेकिन उसे हर पल ये एहसास कराया जाता कि वो किस कलंकित परिवार से आई है। ससुराल में भी उसे वो मान सम्मान नहीं मिला जो एक नई बहू को मिलता है। हर छोटी बात पर उसे उसकी बहन का ताना दिया जाता। उसकी जिंदगी अब बस एक बोझ ढोने जैसी हो गई थी। इधर घर पर पिता अब दिन भर शून्य में ताकते रहते और माँ बस भगवान के आगे दिया जलाकर बैठी रहती। दोनों बेटियों के चले जाने के बाद उस घर में अब केवल सिसकियां और यादें बची थीं। समाज की इस कड़वी सच्चाई ने उस बूढ़े पिता और बेबस माँ को अंदर से छलनी कर दिया था। ये दुनिया का कैसा दस्तूर था कि गुनाह दोनों ने बराबर का किया था। लड़का भी भागा था और लड़की भी, लेकिन तराजू के पल्ले सिर्फ लड़की के परिवार की तरफ ही झुके हुए थे। लड़के के घर के बाहर आज भी महफिलें सजती थीं। उसके पिता शान से हुक्का गुड़गुड़ाते हुए लोगों को बताते कि लड़का तो आखिर लड़का ही होता है, ले आया किसी की बेटी को। समाज भी उन्हें ऐसे देखता जैसे उन्होंने कोई बहादुरी का काम किया हो। कोई उन्हें ताना नहीं मारता, कोई उनके चरित्र पर सवाल नहीं उठाता। उनके लिए ये बस एक मस्ती या जवानी की गलती थी जिसे वक्त के साथ भुला दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ लड़की के माँ बाप के लिए ये एक उम्रकैद की सजा बन गई थी। माँ जब भी खिड़की से बाहर झांकती, उसे वही लड़के के माँ बाप हंसते खेलते दिखाई देते। वो मन ही मन सोचती, क्या उस लड़के का कोई घर परिवार नहीं था? क्या उसकी परवरिश पर कोई सवाल नहीं उठाएगा? आखिर क्यों सारी मर्यादा, सारा सम्मान और सारा बोझ सिर्फ एक लड़की के माँ बाप के कंधों पर ही डाल दिया गया? पिता को सबसे ज्यादा ये बात कचोटती कि जिस समाज ने उन्हें हमेशा बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने की सलाह दी थी, वही समाज आज उनकी एक बेटी की गलती पर उन्हें अपराधी करार दे चुका था। लोग भूल गए कि उस लड़के ने भी तो अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगाया था। उसने भी तो समाज के नियमों को तोड़ा था। पर नहीं, दुनिया की नज़र में लड़का तो वंश था और लड़की इज्जत थी। और जब इज्जत पर दाग लगता है तो समाज उसे धोने के बजाय और ज्यादा कुरेदता है। गांव की औरतें जब कुएं पर मिलती तो लड़के की माँ से तो हालचाल पूछती, पर लड़की की माँ को देखते ही रास्ता बदल लेती या फिर पीठ पीछे फप्तियां कसती। ये दोहरा मापदंड उस घर को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। पिता अक्सर बड़ी बेटी की शादी के बाद अकेले बैठकर सोचते, अगर मेरा बेटा होता और वो किसी लड़की को लेकर भाग आता तो क्या लोग आज भी मेरे दरवाजे पर थूकते? क्या तब भी रिश्तेदारों ने मेरी बड़ी बेटी का हाथ थामने से मना कर दिया होता? शायद नहीं। समाज की इस विडंबना ने उन्हें ये सिखा दिया था कि यहाँ कानून सबके लिए बराबर हो सकता है, पर नैतिकता का बोझ सिर्फ बेटियों के माँ बाप को ही उठाना पड़ता है। लड़के के माँ बाप की गलती को लड़के की नादानी कहकर माफ कर दिया गया, लेकिन लड़की के माँ बाप की ममता को लापरवाही का नाम देकर उन्हें जीते जी मार दिया गया। वो घर जो कभी खुशियों से चहकता था, अब इस बात का गवाह बन गया था कि समाज की सोच कितनी खोखली है। जहां गुनहगार दोनों थे, वहां सजा सिर्फ एक पक्ष को मिल रही थी। पिता अब किसी से बहस नहीं करते थे। उन्होंने मान लिया था कि इस समाज में बेटी का बाप होना ही सबसे बड़ा अपराध है, जिसकी भरपाई वो अपनी आखिरी सांस तक तानों की शक्ल में करते रहेंगे। बड़ी बेटी, जिसे समाज ने कलंकित घर की बेटी कहकर ठुकरा दिया था और जिसे ससुराल में भी तिरस्कार की नज़र से देखा जाता था, उसने मन ही मन एक प्रतिज्ञा कर ली थी। उसे एहसास था कि आंसू बहाने से न तो उसके माता पिता की खोई हुई इज्जत वापस आएगी और न ही समाज का नजरिया बदलेगा। उसने अपनी वो पुरानी ताकत बटोरी जो 10वीं कक्षा तक उसकी पहचान हुआ करती थी। उसने अपने पति और ससुराल वालों के सामने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने की इच्छा रखी। शुरू में तो ससुराल वालों ने बहुत टोका टाकी की। वही पुरानी बातें दोहराई गईं कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुम्हारी बहन ने कौन सा नाम रोशन कर दिया। लेकिन बड़ी बेटी ने हार नहीं मानी। वो दिन भर घर का सारा कामकाज निपटाती, सबकी सेवा करती और जब सब सो जाते तो वो रात रात भर जलते हुए दिए की रोशनी में अपनी किताबों से अपनी तकदीर लिखने बैठ जाती। उसकी मेहनत में एक ऐसी आग थी जो धीरे धीरे उसके ससुराल वालों के दिल की बर्फ को पिघलाने लगी। जब उन्होंने देखा कि उनकी बहू न केवल घर को बखूबी संभाल रही है, बल्कि उसकी काबिलियत और ज्ञान बड़े बड़े लोगों को मात दे रहा है, तो उनके ताने समर्थन में बदलने लगे। पति ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। साल बीतते गए और बड़ी बेटी ने कठिन प्रशासनिक परीक्षा सिविल सर्विसेज में न केवल सफलता हासिल की, बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी जगह बनाई। जिस दिन अखबार में उसकी तस्वीर छपी और उसके नाम के आगे अफसर लिखा आया, उस दिन पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। वही ससुराल वाले जो कभी उसे ताना देते थे, आज पूरे गांव में मिठाई बांट रहे थे और गर्व से कह रहे थे, ये हमारी बहू नहीं, हमारे घर की शान है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उस गांव में आया जहां उसके माता पिता घुट घुट कर जी रहे थे। जब सरकारी गाड़ियां नीली बत्ती जलाकर उस टूटे हुए घर के सामने रुकी और वो बेटी वर्दी में उतरकर अपने पिता के पास पहुंची, तो पूरे गांव का हुजूम उमड़ पड़ा।
वही लोग जो कभी दूर से थूक कर निकल जाते थे, आज फूल मालाएं लेकर खड़े थे। बेटी ने सीधे जाकर अपने पिता के वही पैर छुए जहां कभी छोटी बहन ने उनकी पगड़ी को ठुकराया था। उसने पिता के सिर पर वही मैली पगड़ी दोबारा रखी और कहा, बाबूजी, सिर उठाओ, आज आपकी बेटी ने आपकी पगड़ी की चमक वापस लौटा दी है। किसी की गलती पूरे खानदान की तकदीर नहीं हो सकती। समाज का जो कठोर ढांचा एक लड़की की गलती पर पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा देता था, आज वही ढांचा एक लड़की की कामयाबी के आगे नतमस्तक था। जो लोग कहते थे कि ऐसी बेटी से तो बेऔलाद होना अच्छा, आज वे अपने बच्चों को उसकी मिसाल दे रहे थे। माता पिता की आंखों में जो आंसू बरसों से कड़वाहट बनकर जमे थे, आज वे गर्व और खुशी बनकर बह निकले। उसी समाज ने जिसने उन्हें अंधेरे कमरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था, आज उन्हें गांव की चौपाल पर सबसे ऊंचा स्थान दिया। बड़ी बेटी ने यह साबित कर दिया कि अगर एक बेटी घर की इज्जत गिरा सकती है, तो दूसरी बेटी अपनी मेहनत और संस्कार से उस इज्जत को 7वें आसमान पर भी पहुंचा सकती है। अब वो घर कलंकित नहीं, प्रेरणा का केंद्र बन गया था। समाज की इस कड़वी हकीकत ने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर दिया था। उस घर की कहानी ने यह साबित कर दिया कि समाज का न्याय कितना पक्षपाती है। जब कोई संतान, चाहे वो बेटा हो या बेटी, कोई गलत कदम उठाती है, तो सबसे पहले उंगली उसके माता पिता की परवरिश पर उठती है। लोग ये भूल जाते हैं कि वही माता पिता उसे अच्छे संस्कार देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गला देते हैं। कोई भी माँ बाप अपनी संतान को ये नहीं सिखाते कि वो समाज में उनकी नाक कटाए या उनकी पगड़ी को पैरों में रौंदे। उन्होंने तो अपनी दोनों बेटियों को एक समान प्यार, शिक्षा और संस्कार दिए थे। एक ने उन संस्कारों को अपनी ताकत बनाया, तो दूसरी ने अपनी मर्जी के आगे उन संस्कारों की बलि चढ़ा दी। लेकिन समाज की नज़र में दोषी सिर्फ वो बूढ़े माँ बाप थे। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। माता पिता एक माली की तरह होते हैं जो पौधे को सींचते हैं, लेकिन फूल का खिलना या मुरझाना कई बार उस पौधे के अपने स्वभाव और बाहरी हवा संगत पर निर्भर करता है। किसी एक की गलती की सजा उसके पूरे परिवार को, खासकर उसकी शादीशुदा बहन या उसके बूढ़े माता पिता को देना एक मानसिक प्रताड़ना है जिसे खत्म होना चाहिए। लड़की के माता पिता को ताउम्र कोसना और उन्हें समाज से बेदखल कर देना एक ऐसी कुरीति है जो कई घरों को उजाड़ देती है। बड़ी बेटी ने अपनी कामयाबी से ये तो साबित कर दिया कि वह श्रेष्ठ है, लेकिन उसके संघर्ष ने यह भी दिखाया कि उसे और उसके माता पिता को उस सजा को भुगतना पड़ा जो उनकी थी ही नहीं। समाज को ये समझना होगा कि सम्मान और अपमान का बोझ सिर्फ बेटी के पिता के कंधों पर नहीं होना चाहिए। जब तक हम बेटी का बाप होने को एक कमजोरी या अत्यधिक जिम्मेदारी का बोझ समझेंगे, तब तक ऐसे भेदभाव होते रहेंगे। परवरिश पर सवाल उठाने से पहले समाज को अपने उस नजरिए पर सवाल उठाना चाहिए जो गुनहगार और बेगुनाह के बीच का फर्क भूल जाता है। अब वक्त आ गया है कि हम इंसान को उसके अपने कर्मों से पहचानें, ना कि उसके परिवार की किसी एक भूल से। वो घर आज फिर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उन बीते हुए बरसों का दर्द और वो अपमान आज भी उन दीवारों में कहीं न कहीं दफन था, जो यह याद दिलाता था कि समाज को अभी बहुत कुछ सीखना और बदलना बाकी है। छोटी बेटी के जीवन में अब वो काला समय आ गया था जिसकी चेतावनी उसे उसके पिता ने दी थी। जिस लड़के के लिए उसने अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाया, वो लड़का और उसका परिवार अपनी असलियत पर उतर आए। जब छोटी बेटी माँ बनी और एक बच्चे की जिम्मेदारी आई, तो उस लड़के ने उसे बोझ समझना शुरू कर दिया और अंत में उसे और उसके मासूम बच्चे को बेसहारा छोड़कर गायब हो गया। अब वो छोटी बेटी, जिसकी आंखों पर कभी प्यार और विद्रोह का पर्दा पड़ा था, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी। उसे अपनी उस गलती का एहसास हो रहा था जिसने उसके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया था। एक तरफ उसकी गोद में उसका मासूम बच्चा था और दूसरी तरफ वो समाज जो उसे जीने नहीं दे रहा था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अंत में हारकर और अपनी जिल्लत का बोझ उठाए वो फिर से अपने उसी पुराने घर की चौखट पर आकर खड़ी हो गई, जिसे वो कभी मुड़कर न देखने की कसम खाकर छोड़ गई थी। जब माता पिता ने दरवाज़ा खोला और अपनी उस बेटी को फटे हाल में गोद में एक बच्चा लिए रोते हुए देखा, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। एक तरफ वो घाव था जो इस बेटी ने उन्हें दिया था, वो अपमान, वो समाज की थू-थू और वो पिता की पगड़ी जो उसने पैरों में रौंदी थी। दूसरी तरफ उनकी अपनी ममता और खून का रिश्ता था। माता पिता को क्या करना चाहिए? कहानी के इस मोड़ पर माता पिता ने एक बहुत ही कठिन लेकिन मानवीय फैसला लिया। पिता ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी पत्नी की ओर देखा। माँ का कलेजा तो पहले ही अपनी बच्ची की ये हालत देखकर फट रहा था। पिता ने बेटी से कहा, बेटा, तूने जो किया उसका घाव शायद कभी नहीं भरेगा। तूने हमें समाज की नज़रों में अपराधी बना दिया था, लेकिन आज अगर हम भी तुझे इस मोड़ पर छोड़ देंगे तो हम में और उस धोखेबाज लड़के में क्या फ़र्क रह जाएगा? हम तुझे माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन एक इंसान होने के नाते और इस बच्चे के भविष्य के लिए तुझे इस घर की शरण ज़रूर दे सकते हैं।
उन्होंने अपनी छोटी बेटी को घर के अंदर तो बुला लिया, लेकिन उसे ये साफ कर दिया कि खोई हुई इज्जत और वो पहले वाला प्यार उसे खुद अपनी तपस्या से दोबारा कमाना होगा। उन्होंने उसे बड़ी बेटी की राह पर चलने को कहा। बड़ी बेटी ने भी अपनी छोटी बहन का हाथ थामा और उसे सहारा दिया। उसने अपनी बहन को सिखाया कि कैसे अपनी गलतियों का पश्चाताप रोकर नहीं, बल्कि खुद को सुधार कर किया जाता है। छोटी बेटी अब घर के एक कोने में रहकर अपने बच्चे की परवरिश करने लगी और मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करने लगी। समाज ने एक बार फिर उंगलियां उठाईं कि देखो फिर से उसे घर में रख लिया, लेकिन इस बार पिता अडिग थे। उन्होंने समझ लिया था कि समाज की बातें सुनने से अच्छा है कि अपनी भटकती हुई औलाद को सही रास्ता दिखाया जाए ताकि वो फिर से किसी गलत रास्ते पर न चले। इस तरह वो घर जो बिखर चुका था फिर से धीरे धीरे जुड़ने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन असली बड़प्पन उस माफी में है जो इंसान को सुधरने का मौका दे, और असली बहादुरी उस पश्चाताप में है जो इंसान को फिर से सम्मान के काबिल बना दे। आपकी बात बिल्कुल सही है और ये समाज की सबसे गहरी और कड़वी विडंबना है। इस कहानी का अंत इसी सच्चाई को उजागर करता है कि न्याय का तराजू हमेशा एक तरफ झुका रहता है। समाज का असली गुनहगार कौन? समाज में ये धारणा बन गई है कि बेटी की इज्जत कांच की तरह है जो जरा सी चोट पर टूट जाती है, जबकि बेटे का चरित्र मिट्टी की तरह है जिसे झाड़कर वो फिर साफ हो जाता है। लेकिन असलियत में दोषी लड़के के माँ बाप क्यों? अगर कोई लड़का किसी की बेटी को बहला फुसलाकर घर से ले जाता है या उसे धोखा देता है तो ये उसके संस्कारों की सबसे बड़ी विफलता है। लड़के के माँ बाप को समाज से बहिष्कार और शर्मिंदगी का सामना करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को दूसरे की बहन बेटी का सम्मान करना नहीं सिखाया। बेटे की गलती बड़ी क्यों? एक लड़की अपना घर, अपना नाम और अपना भविष्य दांव पर लगाती है, लेकिन लड़का अक्सर उसे केवल एक जीत या मौज के तौर पर देखता है। जब लड़का उसे छोड़ देता है तो वो तो समाज में फिर से घुल मिल जाता है, पर लड़की के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। दोहरा मापदंड। जहां लड़के के माँ बाप सीना तानकर घूमते हैं, वहां समाज का फर्ज बनता है कि उनसे सवाल पूछे। उन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए ताकि कोई भी लड़का किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले 100 बार सोचे। कहानी का निष्कर्ष। हमारी इस कहानी में भी यही संदेश छिपा है कि जब तक समाज बेटे की गलती को उसकी मर्दानगी या नादानी समझना बंद नहीं करेगा, तब तक मासूम और शरीफ माता पिता यूं ही घुट-घुट कर मरते रहेंगे। शिक्षा और संस्कार केवल बेटियों के लिए नहीं, बल्कि बेटों के लिए भी उतने ही अनिवार्य हैं। जिस दिन समाज लड़के के माँ बाप को टोकना शुरू कर देगा और उन्हें अपनी औलाद की करतूतों पर शर्मिंदा करेगा, उसी दिन से बेटियों के माता पिता की ये प्रताड़ना बंद होगी। बेटियों को बेटों की तरह पालना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन समाज की बेड़ियां आज भी इतनी मजबूत हैं कि वे गुनहगार से ज्यादा बेगुनाह को सजा देती हैं। उस घर की बड़ी बेटी ने अपनी मेहनत से खोई हुई इज्जत वापस तो पाली, लेकिन उन माता पिता के सालों की तड़प का हिसाब कौन देगा? छोटी बेटी का पछतावा और उसकी बदहाली आज इस बात का सबूत है कि जो औलाद अपने माता पिता की पगड़ी को पैरों में रौंदती है, उसे दुनिया की कोई खुशी नसीब नहीं होती। हैरानी की बात तो यह है कि आज भी हमारा समाज लड़के के उन माँ बाप को कुछ नहीं कहता जिनके बेटे दूसरों की बेटियां भगा ले जाते हैं। क्या उन माता पिता का कोई फर्ज नहीं था कि अपने बेटे को तमीज और संस्कार सिखाते? क्यों सारा दोष, सारी जिल्लत और सारा बोझ सिर्फ लड़की के पिता के कंधों पर डाल दिया जाता है? यह सोच बदलनी होगी। परवरिश पर सवाल उठाने से पहले समाज को अपने इस दोहरे मापदंड पर सवाल उठाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप इस संदेश से सहमत हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और समाज की सच्चाई दिखाती कहानियां सुनने के लिए नीचे दी गई घंटी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।